नमस्कार दोस्तों। 2025 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मध्य प्रदेश सिविल सेवा अवकाश नियम 2025 जारी किए गए हैं, जो कि 1 जनवरी 2026 से लागू हैं। मेरे द्वारा इस नियम के पूरे 60 बिंदुओं को स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है। उस वीडियो का यह दूसरा भाग है। पहले भाग में 20 बिंदु स्पष्ट रूप से बता चुका हूँ। आप चाहें तो पहले वह वीडियो देख सकते हैं। वीडियो की लिंक मेरे चैनल एवं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। चैनल को सब्सक्राइब कर आप वह वीडियो आसानी से देख सकते हैं। अब इस वीडियो के भाग 2 में आगे बिंदु क्रमांक 21 से शुरू करते हैं। नियम क्रमांक 21, लेखे में शेष बचे अवकाश की सूचना। शासकीय सेवक के अर्जित अवकाश, अर्ध वेतन अवकाश स्वीकृति आदेश में उसके लेखे में शेष बचे अवकाश का उल्लेख होना चाहिए। मतलब कि जो अवकाश स्वीकृति हो रही है उसमें जो उसके पास शेष बचे हुए अवकाश हैं उनका लेखा इसके अंदर होना चाहिए। नियम क्रमांक 22 में देखेंगे, अवकाश समाप्ति के पूर्व कार्य पर वापस बुलाना। अवकाश पर रहते हुए यदि किसी शासकीय सेवक को अवकाश समाप्ति के पूर्व कार्य पर वापस बुलाया जाता है तो उसे निम्नानुसार की पात्रता होगी। यहाँ पर 2 सिचुएशन देखेंगे, जब कोई व्यक्ति भारत में अवकाश व्यतीत कर रहा हो या भारत के बाहर कर रहा हो। यदि अवकाश जिसे वह वापस बुलाया जा रहा है भारत में व्यतीत कर रहा है तो जिस तिथि को वह कर्तव्य स्थल के लिए रवाना होता है उस तिथि से उसे कर्तव्य पर माना जाएगा। ठीक है। यदि कोई शासकीय सेवक को भारत में अवकाश व्यतीत कर रहा है और उसको वापस बुलाया जाता है तो जहां से कर्तव्य स्थल के लिए वह रवाना होता है उसी तिथि से ही उसको कर्तव्य पर माना जाएगा और उसमें बिंदु क्रमांक 1 के अनुसार उसको यात्रा भत्ता की पात्रता होगी। और जब तक वह पद ग्रहण नहीं करता है अवकाश वेतन उसी दर से प्राप्त करेगा जिस दर से वह प्राप्त करता है यदि उसे अवकाश से वापस नहीं बुलाया जाता। मतलब कि जब तक वह पहुंचेगा नहीं उसको अवकाश जो पात्रता है उसके हिसाब से उसको वेतन मिलता रहेगा। यदि अवकाश जिससे उसे वापस बुलाया जा रहा है भारत के बाहर व्यतीत कर रहा है, जैसे मैंने आपको बताया, तो भारत तक की यात्रा में व्यतीत समय को अवकाश की गणना के लिए कर्तव्य अवधि माना जाएगा। मतलब कि भारत तक जब भी वो आएगा, भारत पहुंचने तक उसको कर्तव्य अवधि उसकी मानी जाएगी। भारत में पहुंचने तक की यात्रा में व्यतीत अवधि का तथा भारत आने पर अपना पद ग्रहण करने की तिथि तक का अवकाश वेतन उसी दर से वह प्राप्त करता रहेगा यदि उसे अवकाश से वापस ना बुलाया जाता। मतलब जो अवकाश वेतन उसको वही प्राप्त रहेगा और भारत पहुंचने तक की यात्रा पर सुरक्षा नियम के अंतर्गत व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी। जो TADA के जो नियम है वह जिसके ऊपर लागू होंगे। तीसरा यह है कि यदि उसने भारत में वापसी पर प्रस्थान के दिनांक तक अपने अवकाश का आधा समय अथवा 3 माह जो भी कम हो व्यतीत नहीं किया है तो भारत से जाने में किए गए यात्रा व्यय को भी वापस पाने का पात्र होगा। कहने का मतलब यह है कि यदि कोई शासकीय कर्मचारी भारत से बाहर अवकाश पर चला जाता है और यदि उसने उसकी अवकाश अवधि का आधा समय या 3 माह जो भी कम हो अगर वह भी व्यतीत नहीं किया है और उसको वापस बुलाया जाता है, तब जब वह भारत से बाहर जाता है तो वो उस जो यात्रा का है उसका व्यय भी वो वापस लेने का पात्र होगा। आगे देखते हैं नियम क्रमांक 23, अवकाश से वापसी। कोई भी शासकीय सेवक स्वीकृत अवकाश समाप्त होने के पूर्व तब तक अपने कार्य वापस नहीं आ सकेगा जब तक कि उसे ऐसा करने की अनुमति उस प्राधिकार द्वारा नहीं दी जाती जिसने उसे अवकाश स्वीकृत किया था। यदि मान लीजिए कोई अवकाश पर चला जाता है, स्वीकृत हो जाता है, तो उसको वापस कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति नहीं दी जाती शासकीय सेवक द्वारा, प्राधिकृत द्वारा, जिसने की अवकाश स्वीकृत किया है, तब तक वह अपना कार्यभार ग्रहण नहीं कर सकता। दूसरा यह है कि जो शासकीय सेवक चिकित्सा प्रमाण के आधार पर अवकाश पर है उससे अपना कार्य वापस नहीं आ सकता जब तक कि वह प्रपत्र 4 में फिटनेस स्वस्थ होने विषयक प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर दे। उसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति चिकित्सा अवकाश पर होता है तो जब तक वह फिटनेस का जो होता है सर्टिफिकेट होता है स्वस्थ होने विषयक जो फिट अनफिट होता है उसको फिट अवन कहते हैं, वह प्रस्तुत नहीं कर देता तब तक वह कार्यालय में उपस्थित नहीं हो सकता। यहाँ पर वह प्रपत्र 4, एक प्रपत्र 4 है। प्रपत्र 4 आपको कहाँ मिलेंगे? प्रपत्र 4 आपको मिलेंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है एज इन्फॉर्मेटिव। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि आप उसको कैसे चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। प्रपत्र 4। आगे देखते हैं 3,
इस आशय के विशेष आदेश के अभाव में अवकाश से वापस लौटने वाला शासकीय सेवक उस पद पर पुनः कार्य ग्रहण करने की पात्रता नहीं रखता जिस पद पर वह अवकाश पर जाने के पूर्व पदस्थ था। कहने का मतलब यह है कि यदि विशिष्ट आदेश ना हो, विशिष्ट आदेश का मतलब यह है कि जब स्वीकृतकर्ता अधिकारी जब तक उसको इस प्रकार का आदेश ना दे वह उस पद पर जो है ग्रहण नहीं कर सकता। ऐसा शासकीय सेवक अपने कार्य पर उपस्थित होने की सूचना उस प्राधिकारी को जिसने उस अवकाश स्वीकृत किया था अथवा उस प्राधिकारी को ऐसा अवकाश स्वीकृत आदेश निर्देश देगा और उसके आदेश की प्रतीक्षा करेगा। मतलब यह है कि वह उसकी सूचना दे सकता है और पहले आ गए हों और उनके जो है आदेश की फिर वो इंतजार करेगा, वेट करेगा, उसके बाद ही जो है वो ज्वाइन कर सकेगा। आगे देखते हैं नियम क्रमांक 24, अवकाश समाप्ति के पश्चात अनुपस्थिति। जब तक अवकाश स्वीकृत करने वाला सक्षम प्राधिकारी अवकाश में वृद्धि स्वीकार नहीं करे, शासकीय सेवक जो अवकाश समाप्ति होने के पश्चात अनुपस्थित रहता है कि ऐसी अनुपस्थिति अवधि को अकार्य दिवस टाइजनल माना जाएगा। तदनुसार प्रशासकीय विभाग द्वारा आदेश जारी किए जाएंगे। यदि अवकाश समाप्त हो जाता है और अवकाश उस व्यक्ति का नहीं बढ़ाया जाता तब भी वह अनुपस्थित रहता है अवकाश समाप्त होने के बाद, तो उसको अकार्य दिवस माना जाएगा। अवकाश समाप्ति के बाद स्वेच्छा से कार्य से अनुपस्थित रहने वाला शासकीय सेवक अनुशासनिक कार्रवाई का भागी होगा। साथ में वह यदि वह अवकाश समाप्त होने के बाद भी कार्यालय में नहीं पहुंचता है तो फिर उसके ऊपर अनुशासनिक कार्रवाई हो सकती है। आगे देखते हैं नियम क्रमांक 25, अवकाश विभागों के अलावा अन्य विभागों में सेवारत शासकीय सेवकों को अर्जित अवकाश। अवकाश विभाग क्या होता है इसकी परिभाषा ऑलरेडी दी हुई है नियम क्रमांक 3 में। अवकाश विभाग की परिभाषा के अनुसार अवकाश विभाग से अभिप्रेत ऐसा विभाग अथवा विभाग का भाग जिसमें विशेष संवर्ग के शासकीय सेवकों को नियमित विश्राम की अनुमति दी जाती है वह अवकाश विभाग होता है। ठीक है, और अन्य विभाग से मतलब है कि इसके अंदर आप देखेंगे कि अवकाश विभाग के अलावा जो अन्य विभाग है उसके लिए इसमें बताया गया है कि फर्स्ट काम में देखेंगे शासकीय सेवक जो अवकाश विभागों के अलावा अन्य विभागों में कार्यरत है वो प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में 30 दिन के अर्जित अवकाश की पात्रता होगी। मतलब एक वर्ष में 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक 30 अर्जित अवकाश मिलेंगे। दूसरा प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी तथा 1 जुलाई को प्रत्येक शासकीय सेवक का अवकाश लेंगे 15-15 दिनों का 2 किस्तों में अग्रिम में अर्जित अवकाश जमा किया जाएगा। अभी जो 30 दिन का अर्जित अवकाश मिलेगा ये हमेशा 1 जनवरी और 1 जुलाई को 15-15 दिनों की किस्तों में उसको मिलेंगे। इसके बाद पिछली 6 माह की समाप्ति पर शासकीय सेवक के लेखे में जमा अवकाश को इस शर्त के अधीन आगे बढ़ाया जाएगा कि इस तरह बढ़ाए गए अवकाश तथा 6 माही में जमा होने वाले अवकाश का योग 300 दिनों की सीमा से अधिक ना हो। यदि किसी कर्मचारी को, आपको पता है कि 300 दिनों का अवकाश जो है बाद में उसका नकदीकरण होता है, तो इसके अंदर ये कहा गया है कि जब उसका अवकाश जमा होते होते 300 दिवस से अधिक हो जाएगा तो उसको 300 प्लस में ही काउंट किया जाएगा जो पहले चल रहा था। यहाँ पे सब जो है इसमें वही लिखा हुआ है। उसके बाद उपनियम 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अधिकतम अर्जित अवकाश जो एक समय में किसी शासकीय सेवक को स्वीकृत किया जाएगा वह 180 दिनों से अधिक नहीं होगा। उपनियम 3 मतलब आगे जब अपन बात करेंगे उसके अतिरिक्त अर्जित अवकाश जो है एक समय में 180 दिन से अधिक नहीं होगा, परंतु विशेष स्थिति जिसे अभिलेखित किया जाए में शासकीय सेवक को उनके लेखे में शेष अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है विशेष परिस्थितियों में। उसके बाद बिंदु क्रमांक उपनियम 3 जो है नियम 25 का, किसी शासकीय सेवक को 80 दिनों से अधिक परंतु 300 दिनों से अनधिक मतलब कि कम अर्जित अवकाश तभी स्वीकृत किया जाएगा यदि वह इस प्रकार स्वीकृत संपूर्ण अवकाश अथवा उसका कोई भाग भारत से बाहर व्यतीत करता है। कहने का मतलब यह है कि 180 दिन से अधिक लेकिन 300 दिन से कम का अर्जित अवकाश भी स्वीकृत किया जा सकता है यदि वह अवकाश भारत से बाहर व्यतीत करना चाहता है। परंतु जहां अर्जित अवकाश इस उपनियम के अधीन 180 दिन से अधिक स्वीकृत किया जाता है तो भारत में व्यतीत ऐसा अवकाश की अवधि कुल मिलाकर 180 दिन के उपरोक्त सीमा से अधिक नहीं होगी। कहने का मतलब यह है कि यदि वह भारत से बाहर अवकाश व्यतीत करना चाहता है तो भारत के अंदर, भारत के भीतर उसको जो अवकाश व्यतीत करेगा, व्यतीत ऐसे अवकाश की अवधि कुल मिलाकर 180 दिन के उपरोक्त सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब यह नहीं कि बाहर के लिए वह आवेदन करे और भारत में ज़्यादा रहे और बाहर वह कम रहे। ठीक है, ये कहने का मतलब 180 दिन से अधिक भारत के अंदर नहीं रहना चाहिए। नियम क्रमांक 26,
नवनियुक्त शासकीय सेवक के संबंध में अर्जित अवकाश की गणना। नवनियुक्त शासकीय सेवक के अवकाश लेखे में जिसे कैलेंडर वर्ष की किसी 6 माह में नियुक्त किया गया है, उसके 6 माह में कार्य करने की संभावना सेवा के प्रत्येक पूर्ण कैलेंडर माह हेतु 2/1/2 दिन के मान से अर्जित अवकाश लेखे में जमा किया जाएगा। कहने का मतलब ये है, जब नवनियुक्त शासकीय कर्मचारी आता है तब वैसे तो 1 जनवरी 1 जुलाई को मिलता है, लेकिन क्योंकि अक्सर ये बीच में ही आते हैं तो इसके लिए उस 6 माह के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 2.5 दिन का अर्जित अवकाश उसके लेखे में जमा किया जाएगा। उसी प्रकार 2 का में बताया गया है, जिस 6 माह में शासकीय सेवक सेवानिवृत्त होने वाला है अथवा सेवा से त्याग पत्र देता है, उसके लेखे में उस 6 माह में सेवानिवृत्त अथवा त्याग पत्र की तिथि तक प्रत्येक पूर्ण कैलेंडर माह हेतु 2.5 दिन की दर से अर्जित अवकाश जमा किया जाएगा। उसी प्रकार से जैसे कि कोई व्यक्ति वर्ष के किसी माह में रिटायर होता है तो प्रत्येक पूर्ण माह पर 2.5 दिन का अर्जित अवकाश उसके लेखा में जमा किया जाएगा। आगे देखते हैं, जब भी शासकीय सेवक को सेवा से हटाया अथवा पदच्युत किया जाता है अथवा सेवा में रहते हुए उसकी मृत्यु हो जाती है तो प्रत्येक पूर्ण कैलेंडर माह के लिए जिसमें उसे हटाया अथवा पदच्युत किया गया अथवा सेवा में रहते उसकी मृत्यु हो जाती है, 2.5 दिन की दर से अर्जित अवकाश जमा करने की अनुमति दी जाएगी। यहाँ पे 2.5 दिन का जो है नियम जो है लागू होंगे। उसके बाद यदि किसी शासकीय सेवक को किसी 6 माह में असाधारण अवकाश या कुछ अवधि की अनुपस्थिति को अकार्य दिवस माना गया है तो आगामी 6 माह के प्रारंभ वर्ष के अवकाश लेखे में किए जाने वाले जमा में से ऐसे अवकाश या अकार्य दिवस की अवधि का 1/10 भाग कम कर दिया जाएगा, किंतु इसकी अधिकतम सीमा 15 दिन की होगी। कहने का मतलब ये है कि जब किसी शासकीय सेवक को असाधारण अवकाश या आकारी दिवस के रूप में जो है उसको माना जाता है, तो जब अगली 6 माह में उसके अवकाश को जब जोड़ा जाता है तो उस आकारी दिवस या फिर असाधारण अवकाश की अवधि का 1/10वां भाग जो है वह कम कर दिया जाएगा, लेकिन अधिकतम इसमें 15 दिन ही कम किए जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं किए जाएंगे। उसी प्रकार अर्जित अवकाश को जमा करते समय 1 दिन के पूर्णांक को निकटतम दिन में पूर्णांकित किया जाएगा, अर्थात आधे से कम अपूर्णांक को छोड़ दिया जाएगा और आधे या उससे अधिक को 1 दिन माना जाएगा। कहने का मतलब ये है 0.50, 0.51 या 0.53 को जो है 1 जोड़ा जाएगा और 0.50 से जो कम होगा उसको जो है वो नहीं जोड़ेंगे। नियम क्रमांक 27, अवकाश विभागों में सेवा करने वाले शैक्षणिक शासकीय सेवक के लिए अर्जित अवकाश। देखिए, अब ये अन्य विभाग के लिए था, अभी अवकाश विभाग की बात आ गई। यहाँ पर अवकाश विभाग की परिभाषा में आपको बता चुका हूँ। प्रत्येक शैक्षणिक शासकीय सेवक जो अवकाश विभाग में कार्य कर रहे हैं कि अवकाश लेखे में प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के लिए 1 जनवरी और जुलाई के प्रथम दिन 5 दिनों की 2 किस्तों में अर्जित अवकाश अग्रिम में जमा किया जाएगा। मतलब 1 जनवरी को 5 दिन और 1 जुलाई को 5 दिन ये जो है जमा किए जाएंगे। उसी प्रकार से किसी ऐसे वर्ष के संबंध में जिसके लिए कोई शासकीय सेवक अवकाश के एक भाग का उपयोग कर लेता है तो वह पूर्ण अवकाश दिनों में से उपभोग नहीं किएगा, अवकाश दिनों के 20 दिन के अनुपात में अतिरिक्त अर्जित अवकाश का पात्र होगा। यदि कोई शासकीय सेवक अवकाश जो है जैसे कि मान लीजिए अवकाश दिवस में सेवा करने वाला कोई शासकीय सेवक ना, यहाँ पर उदाहरण के रूप में बताया गया है, अवकाश दिवस में सेवा करने वाला शासकीय सेवक पूर्ण अवकाश के दिनों की संख्या मान लीजिए उसकी 45 दिन है, उपभोग नहीं किए गए दिनों की संख्या 15 है, तब अर्जित अवकाश 20 दिन के अनुपात में वो कितना अर्जित करेगा, 15/45 × 20 बराबर 7 दिन। मतलब कि 15 3 3 7 21 के आसपास आएगा, मतलब 6.88 आएगा, तो उसको 7 ये पूर्णांकित में है तो 7 दिवस जो है वो अर्जित करेगा। और यदि गा में दिया हुआ है, यदि किसी वर्ष में किसी शैक्षणिक शासकीय सेवक ने अवकाश का उपभोग नहीं किया है तो अर्जित अवकाश खंडका और खंडका के बजाय नियम 25 के अनुसार होगी। मतलब यह है कि यदि किसी शासकीय सेवक ने अवकाश का उपयोग ही नहीं किया है तो खंडका और खंडका का प्रयोग नहीं होगा, फिर नियम 25 होगा। नियम 25 में वही है जो अर्जित अवकाश 30 दिन मिलता है, वही जो है नियम 25। अधिकांश जो है यही माना जाता है। उसके बाद बात करें, शासकीय सेवा के पिछली 6 माह के अंत में अवशेष अर्जित अवकाश को अगले 6 माह के लिए दे अर्जित अवकाश में जोड़ा जाएगा। लेकिन इस प्रकार आगे दी गई
तथा अगले 6 माह के अवकाश का योग उन अर्जित अवकाश के दिनों को जोड़कर अधिकतम सीमा 300 दिन से अधिक नहीं होगा। तो यहाँ पर भी वह 300 दिवस वाला है, उससे अधिक जो है नहीं जोड़ा जाएगा। वह नियम जो है इसके अंदर वह भी यही है। अर्धवेतन अवकाश नियम क्रमांक 28 में बताया गया है अर्धवेतन अवकाश के बारे में। प्रत्येक शासकीय सेवक के अर्धवेतन अवकाश लेखे में प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी तथा 1 जुलाई को 10-10 दिन अर्धवेतन अवकाश 2 किस्तों में अग्रिम में जमा किया जाएगा। मतलब 10-10 दिन मिलेगा, 1 जनवरी और 1 जुलाई को। नवनियुक्त शासकीय सेवक के मामले में अर्धवेतन अवकाश लेखे में प्रति पूरे माह में 5/3 दिन के मान से 6 माह पूरे होने पर तक के माहों के लिए अर्धवेतन अवकाश जमा किया जाएगा। नवनियुक्त शासकीय सेवक मतलब तो कोई ज्वाइन करता है 6 माह के बीच में, तो प्रत्येक पूर्ण माह के लिए 5/3 मतलब कि 1.66 दिन के मान से जो है इसको अवकाश लेखे में अर्धवेतन अवकाश जमा किया जाएगा। जिस 6 माह में शासकीय सेवक सेवानिवृत्त होने वाला है अथवा सेवा से त्यागपत्र देता है, तो उसमें भी जैसे कोई रिटायर भी होने वाला है तो प्रत्येक माह के हिसाब से 5/3 की दर से जो है अवकाश लेके जमा किए जाएंगे। और शासकीय सेवक जब हटाया पदच्युत किया जाता है तो भी यह जो है प्रत्येक पूर्ण माह के लिए 5/3 की दर से अर्धवेतन अवकाश जमा करने की अनुमति दी जाएगी। लेकिन जब किसी शासकीय सेवक की अनुपस्थिति अवधि निलंबन काल को किसी 6 माह में अकार्य दिवस डायरेक्ट घोषित किया गया है, तो अगले 6 माह जब उसके लेखे में अर्धवेतन अवकाश जमा किया जाएगा, उसमें अकार्य दिवस की अवधि का 1/18 भाग अधिकतम 10 दिन कम किया जाएगा। मतलब ये हुआ कि यदि अकार्य दिवस घोषित किया जाता है और जब उसको अगली बार अर्धवेतन अवकाश प्रदान किया जाता है तो अकार्य दिवस की अवधि का 1/18 भाग जो है माइनस कर लिया जाएगा और 10 दिवस अधिकतम माइनस किया जाएगा, उससे अधिक माइनस नहीं किया जाएगा। आगे दिया हुआ है इस नियम के अंतर्गत अवकाश चिकित्सा आधार या व्यक्तिगत कार्य के आधार पर स्वीकृत किया जाएगा। जो चिकित्सा अवकाश मिलता है अर्धवेतन अवकाश का ही एक भाग होता है। आप जानते होंगे कि एक मेडिकल लीव के ऊपर 2 अर्धवेतन अवकाश मतलब उसका डबल अर्धवेतन अवकाश का जो है माइनस किया जाता है। चिकित्सा प्रमाण पत्र पर ऐसा चिकित्सा पदाधिकारी से चिकित्सा प्रमाण प्रस्तुत करने पर दिया जाएगा जैसा कि नियम 17 में उल्लेखित है। नियम 17 अनुसार उसमें उसको मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करना पड़ता है, वही नियम लागू होंगे। अर्धवेतन अवकाश को जमा करते समय एक दिन के अपूर्णांक को निकटतम दिन में पूर्णांकित किया जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया 0.50 के ऊपर वाले को 1 माना जाएगा और उसके नीचे को 0 माना जाएगा। नियम 29 लघुकृत अवकाश। लघुकृत अवकाश किसी शासकीय सेवक को आगे नियमों में दी गई अपवादित स्थितियों को छोड़कर अन्य प्रकरणों में निम्न शर्तों का अधीन केवल चिकित्सीय प्रमाण पत्र के आधार पर दे अर्धवेतन अवकाश के आधे से अनधिक लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। जैसे मैंने भी आपको बता दिया अर्धवेतन अवकाश जो है उसी का आधा हिस्सा ही मेडिकल के रूप में दिया जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है जब लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाए तो ऐसे अवकाश का दुगुना दे अर्धवेतन अवकाश लेखे में विकलित किया जाएगा जब तक कि अवकाश को स्वीकृत करने वाले सक्षम प्राधिकारी को विश्वास न करने का कारण ना हो कि शासकीय सेवक अवकाश की समाप्ति पर अपने कर्तव्य वापस लौट आएगा, लघुकृत अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा। मतलब कि जो चिकित्सा अवकाश है वह तभी दिया जाएगा जब स्वीकृत करता अधिकारी को ये विश्वास हो जाए कि हाँ ये जो है योग्य नहीं हुआ है, मतलब पूरी तरह से इसकी कोई मेडिकल समस्या इस प्रकार की नहीं है कि वापस ना आ पाए, तभी जो है लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। उपनियम 2 में बताया गया संपूर्ण सेवा काल में अधिकतम 180 दिन के अर्धवेतन अवकाश बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए को लघुकृत अवकाश में परिवर्तित करने की अनुमति दी जा सकती है, जहां ऐसे अवकाश का उपभोग अनुमोदित पाठ्यक्रम हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा लोकहित में प्रमाणित किया गया हो। कहने का मतलब ये है कि जो लघुकृत अवकाश है वह संपूर्ण सेवा काल में अधिकतम 180 दिन के अर्धवेतन अवकाश को लघुकृत अवकाश में परिवर्तित करने की अनुमति दी जाएगी। जिस शासकीय सेवक को उक्त अवकाश स्वीकृत किया गया है यदि वह सेवा से त्यागपत्र दे देता अथवा कर्तव्य पर बिना वापस लौटे उसकी प्रार्थना पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की अनुमति दी जाती है तो लघुकृत अवकाश को अर्धवेतन अवकाश के समान समझा जाएगा तथा लघुकृत अवकाश और अर्धवेतन अवकाश के संबंध अवकाश वेतन के मध्य अंतर की राशि को वसूल किया जाएगा। परंतु यदि है ना, कहने का मतलब ये है कि यदि किसी व्यक्ति को लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है उसके बाद फिर वह वापस कार्यालय में उपस्थित नहीं होता या फिर स्वेच्छा से ही सेवानिवृत्त हो जाता है तो जो वेतन के अंदर की राशि होती है वह जो है उसको देना वापस करना रहेगा। परंतु यदि शासकीय सेवक की सेवानिवृत्ति अस्वस्थता के कारण से जिससे वह आगे सेवा के लिए अनुपयुक्त हो गया है अथवा उसकी मृत्यु होने की स्थिति में इस प्रकार की कोई वसूली फिर नहीं की जाएगी। आगे बात करते हैं अदेय अवकाश।
नियम 30 में अदेय अवकाश के बारे में बताया गया है। किसी शासकीय सेवक को अदेय अवकाश निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृत किया जा सकता है। अवकाश स्वीकृत करने वाले सक्षम प्राधिकारी को विश्वास हो कि अवकाश की समाप्ति पर शासकीय सेवा ने कार्य पर लौट आएगा, तभी जो है अदेय अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। अदेय अवकाश अपने अर्ध वेतन अवकाश तक सीमित किया जाएगा, जिसके बाद में अर्जित अवकाश की संभावना हो। कहने का मतलब ये है कि अदेय अवकाश उतने अर्धवेतन अवकाश तक ही सीमित किया जाएगा जितने उसके बाद में अर्जित करने की संभावना, मतलब आने वाले समय में ये हो जाए कि हाँ ये इतने अर्जित अवकाश जो है अर्जित कर सकता है, जितने अवकाश जो है अर्जित कर सकता है उतने ही उसको मान्य रहेंगे। संपूर्ण सेवा काल में अधिकतम अदेय अवकाश 360 दिनों तक सीमित होगा, जिसमें एक समय में 90 दिन से अधिक स्वीकृत नहीं किया जा सकेगा तथा कुल 180 दिनों तक चिकित्सा प्रमाण पत्र के बिना स्वीकृत किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि संपूर्ण सेवा काल में जो अदेय अवकाश है वो 360 दिनों तक होगा, जिसमें एक समय में 90 दिन से अधिक स्वीकृत नहीं किया जा सकेगा और 180 दिनों तक चिकित्सा प्रमाण पत्र के बिना स्वीकृत किया जा सकता है। अदेय अवकाश उस अर्ध वेतन अवकाश के विरुद्ध विकलित किया जाएगा जिसे शासकीय सेवक भविष्य में अर्जित करेगा। आगे बात करते हैं, जिस शासकीय सेवक को अदेय अवकाश स्वीकृत किया गया, यदि वह सेवा से त्यागपत्र दे देता है या बिना कर्तव्य पर लौटे उसके निवेदन पर उसे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति होने की अनुमति दी जाती है, तब अदेय अवकाश निरस्त कर दिया जाएगा तथा त्यागपत्र तथा सेवानिवृत्त उस तिथि से प्रभावशाली माने जाएगी जिस तिथि से ऐसा अवकाश प्रारंभ हुआ है तथा उसे अवकाश वेतन वापस ले लिया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अदेय अवकाश किसी को स्वीकृत कर दिया गया, फिर वह अपने जो है कार्यालय में उपस्थित नहीं हुआ और उसके बाद वो सेवानिवृत्त हो जाता है स्वेच्छा से, तो फिर जो अवकाश उसको स्वीकृत किया गया था तो वहाँ से ही उसका जो है जो सेवानिवृत्ति है वहीं से प्रभावशाली मानी जाएगी और उसका अवकाश जो है वो उसको वापस ले लिया जाएगा और यदि उसको कोई वेतन दे दिया जाता है तो उससे वेतन भी वापस ले लिया जाएगा। जब कोई शासकीय सेवक अदेय अवकाश का उपभोग कर अपने कर्तव्य वापस आता है परंतु ऐसा अर्ध वेतन अवकाश करने के पूर्व ही वह सेवा से त्यागपत्र दे देता है अथवा सेवानिवृत्त हो जाता है, तो वह सीमा तक अवकाश वेतन वापसी करने के भागी होगा जितना अर्ध वेतन अवकाश बाद में अर्जित नहीं किया गया। कहने का मतलब यह है यदि किसी व्यक्ति को अदेय अवकाश स्वीकृत किया जाता है और वह कार्यालय पर वापस तो आ जाता है, लेकिन जितने अवकाश वो ऑलरेडी अवकाश का लाभ ले चुका है यदि वह उतना अर्जित नहीं कर पाता तो फिर उतने उसको अवकाश का जो है भुगतान करना रहेगा, उससे जो है वेतन वापस करने का वह भागी होता है। परंतु उपरोक्त का या खा के अंतर्गत अवकाश वेतन की वसूली नहीं होगी यदि सेवानिवृत्ति ऐसी बीमारी के कारण हो जिससे वह कार्य करने में अक्षम तथा अघोषित घोषित हुआ हो या उसकी मृत्यु हो गई हो। ठीक है, यदि वह अर्जित अवकाश नहीं कर पाए लेकिन स्वास्थ्य के कारण जैसा होता है तो फिर जो है उसको जो इससे वसूली नहीं होती है। आगे देखते हैं असाधारण अवकाश। नियम 11 के उपबंधों के अधीन देते हुए शासकीय सेवक का असाधारण अवकाश निम्नलिखित परिस्थिति में स्वीकृत किया जा सकता है। जब किसी अन्य प्रकार का अवकाश देय नहीं हो, किसी अन्य प्रकार का अवकाश उसके पास ना हो या जब किसी अन्य प्रकार का अवकाश दे तो हो कि जो शासकीय सेवक स्वयं लिखित में असाधारण अवकाश स्वीकृत करने के लिए निवेदन करता है, तब भी जो है असाधारण अवकाश दिया जा सकता है। आगे देखते हैं, अवकाश स्वीकृत करने वाला सक्षम प्राधिकारी कभी भी जब अन्य किसी प्रकार का अवकाश देता उस समय जब बिना अवकाश अनुपस्थित प्रारंभ हुई बिना अवकाश अनुपस्थिति अवधि को असाधारण अवकाश में भूतलय प्रभाव से रूपांतरित कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि जब किसी व्यक्ति के पास मान लीजिए कि अवकाश था नहीं और वह अवकाश पर चला जाता है तो भूतलक्षी प्रभाव से उसको वो जो है असाधारण अवकाश में परिवर्तित किया जा सकता है किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा। असाधारण अवकाश अवकाश लेखा में विकलित नहीं किया जाएगा। आगे देखते हैं, परीक्षाधीन तथा प्रशिक्षकों को अवकाश। किसी परीक्षाधीन व्यक्ति को यदि वह अपने पद को परिवीक्षा के अलावा मौलिक रूप से धारण करता है तो उसे इन नियम के अधीन स्वीकार्य अवकाश की पात्रता होगी। परीक्षाधीन में भी जो है पात्रता होगी। यदि किसी कारण से किसी परीक्षाधीन व्यक्ति की सेवा समाप्त करना प्रस्तावित हो तो कोई अवकाश जो उसे स्वीकृत किया जा सकता है निम्न अवधि से आगे स्वीकृत नहीं होगा। निम्नलिखित स्थिति से आगे जो है उसको स्वीकृत नहीं किया जाए। उस स्थिति के बाद जिस स्थिति तक परीक्षा अवधि पहले से स्वीकृत है अथवा बढ़ाई गई अवधि समाप्त होती है। मान लीजिए किसी परीक्षा अवधि किसी शासकीय सेवा की परीक्षा अवधि समाप्त हो रही है तो फिर उसके बाद जो है उसको जाहिर सी बात है उसको फिर अवकाश स्वीकृति क्योंकि उसके पास भी सेवा ही नहीं रहेगी या फिर उसकी अगर परीक्षा अवधि बढ़ा दी गई है तो जहाँ पर उसकी बढ़ाई हुई परीक्षा अवधि समाप्त होती है उसके बाद उसका अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा। यदि परीक्षा अवधि के बाद उसकी सेवा समाप्त की जा रही है तो तब की बात यहाँ पर अपन कर रहे हैं। प्रशिक्षकों को पात्रता होगी। प्रशिक्षकों को निम्नलिखित पात्रता होगी। चिकित्सा प्रमाण पत्र अवकाश अर्ध वेतन के बराबर अवकाश वेतन उस अवधि के लिए जो उसके प्रशिक्षुता के किसी वर्ष में 1 माह से अधिक ना हो।
और नियम 31 के अधीन असाधारण अवकाश उसको प्राप्त होगा, जो ये अपन ने देखा है नियम 31। अब देखिए नियम क्रमांक 33, उस शासकीय सेवक को अवकाश अथवा अवकाश में वृद्धि जो चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर आगे सेवा के लिए पूर्णता तथा स्थायी रूप से अक्षम घोषित किया गया हो। नियम 18 द्वारा आच्छादित मामलों की सेवाएं मतलब मेडिकल के अलावा किसी भी शासकीय सेवक को चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर अवकाश अथवा अवकाश में वृद्धि उस दिनांक के बाद स्वीकृत नहीं की जाएगी जिस दिनांक से चिकित्सा बोर्ड द्वारा उसे आगे सेवा हेतु पूर्णता तथा अस्थायी तथा स्थायी रूप से अक्षम घोषित किया गया है। यदि मान लो कोई मेडिकल लीव पर है और उसके बाद उसे अक्षम घोषित कर दिया जाता है तो उसका अवकाश जो आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। नियम 34, शासकीय सेवक जो अवकाश पर प्रस्थान करता है को उसके अवकाश पर जाने के तुरंत पूर्व प्राप्त वेतन के बराबर अवकाश वेतन की प्राप्त होगी। अवकाश वेतन का मतलब ये है कि किस अवकाश में कितना कितना वेतन मिलेगा। परंतु देखो शासकीय सेवक भारत में बाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति पर रहते हुए या किसी उच्च स्थानापन्न रहते हुए अपने मूल पद समूह में पदोन्नत होने पर बिना प्रत्यवर्ती पद पर कार्यभार ग्रहण किए अर्जित अवकाश पर प्रस्थान करता है तो उसे उस वेतन के बराबर अवकाश वेतन धारण करने की पात्रता होगी जो यदि उसकी उच्च पद पर नियुक्ति नहीं हुई है होती तो अर्जित अवकाश पर प्रस्थान करने के तत्काल पूर्व उसने हरित किया होता। कहने का मतलब यह है कि ये पद से संबंधित है कि जब कोई व्यक्ति इसके अंदर बताया गया है नियम 26 के उपनियम 2, जैसे कि इसके अंदर ये बताया गया है कि यदि कोई शासकीय सेवक प्रतिनियुक्ति पर रहता है और उस समय जो पर स्वीकृत करता है अपना आवेदन स्वीकृत करता है तो उस समय जो उसको वेतन मिल रहा होता है उसी के आधार पर ही इसको मिलता रहेगा। जिनका कहने का मतलब ये है। और सेकंड है अर्धवेतन अवकाश अथवा अधे अवकाश पर रहने पर शासकीय सेवक को उपनियम 1 में निर्दिष्ट राशि के आधे के बराबर अवकाश वेतन प्राप्त होगी। अर्धवेतन अवकाश में क्या होता है कि जो अवकाश अर्धवेतन अवकाश में यह होता है कि जब कोई शासकीय सेवक को जो अवकाश मिल रहा होता है उसका जस्ट आधा वेतन के बराबर जो है वेतन की पात्रता होती है। लघुगत अवकाश पर रहने पर शासकीय सेवक को उपनियम 1 जो ऊपर बताया गया अंतर्गत स्वीकृत राशि के बराबर अवकाश के वेतन स्वीकृत राशि के बराबर अवकाश वेतन की पात्रता होती है। मतलब जो स्वीकृत राशि मतलब वही जो उसको वेतन मिल रहा हो उसके हिसाब से इसको मिल रहा होता है। असाधारण अवकाश पर रहने पर शासकीय सेवक को किसी प्रकार के अवकाश वेतन की पात्रता नहीं होती असाधारण अवकाश में। अब नियम नंबर 5 का ऐसे शासकीय सेवक जो सेवानिवृत्त हो रहा है अथवा सेवा से त्याग पत्र दे देता है के प्रकरण यदि पूर्व में वो किया गया अवकाश उसके लेखे में जब अवकाश से अधिक होता है और अवकाश वेतन का भुगतान किया गया है तो उसका आवश्यक समायोजन किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कोई व्यक्ति रिटायर हो रहा होता है और पहले अधिक अवकाश का लाभ ले लेता है लेकिन बाद में अर्जित नहीं कर पाता तो जो अंतर की राशि के जो अवकाश यदि उसको भुगतान किया गया है तो वह जो है उसका समायोजन किया जाना होता है। आगे देखते हैं जिस शासकीय सेवक को सेवा से पदच्युत किया जाता है या पृथक किया जाता है जिसकी सेवा में रहते मृत्यु हो जाती है यदि उसके द्वारा पूर्व वो के अवकाश की अवधि नियम 26 के उपनियम 2 के अधीन जमा हुए अवकाश से अधिक होती तो ऐसे प्रकरण में अवकाश वेतन के अधिक भुगतान जो है वसूली की जाएगी। कहने का मतलब ये है जब कोई व्यक्ति सेवा से पदच्युत किया जाता है तो नियम 26 के उपनियम 2 में जो अर्जित अवकाश जो 2.5 दिन का प्रतिमाह के हिसाब से मिलता है ये उसकी बात कर रहे हैं। यदि वह अर्जित नहीं कर पाता तो जो है वो जो है वसूली हो जाती है। आगे देखते हैं नियम 35 अवकाश वेतन का आहरण। इन नियमों के अधीन देय अवकाश वेतन का आहरण भारत में रुपयों में किया जाएगा। आगे देखते हैं नियम क्रमांक 36 प्रसूति मातृत्व अवकाश। महिला शासकीय सेवक जिसकी 2 से कम जीवित संतानों को 180 दिन की अवधि तक प्रसूति अवकाश प्रसूति के प्रारंभ होने की दिनांक से स्वीकृत किया जा सकता है। ऐसे अवधि में वह उस वेतन के बराबर अवकाश वेतन की पात्र होगी जो उसने अवकाश से प्रस्थान करने के तुरंत प्राप्त किया था। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो प्रसूति अवकाश होता है वो 180 दिन तक की अवधि तक स्वीकृत किया जाता है प्रसूति प्रारंभ होने से लेकर। यह अवकाश लेखा में विकलित नहीं होगा, अवकाश लेखा विकलित नहीं होगा। प्रसूति अवकाश किसी अन्य प्रकार का अवकाश संयोजित किया जा सकता है। यह अवकाश विभाजित कर नहीं लिया जा सकता, मतलब इसको पार्ट में नहीं लिया जा सकता, इसको एक मुश्त ही लेना रहेगा जब भी प्रसूति होती तब। महिला शासकीय सेवक को पूरे सेवा काल में गर्भपात सहित गर्भस्राव के मामले में अधिकतम 45 दिनों तक का प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा। यह अवकाश चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा अनुचित अवधि तक सीमित होगा। कहने का मतलब ये कि जो महिला शासकीय सेवक है उसको गर्भपात सहित गर्भस्राव के मामले में भी अधिकतम 45 दिनों का प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।
नियम क्रमांक 6 में बताया गया है, उपनियम क्रमांक 6 में, कि चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए बिना प्रसूति अवकाश के साथ 60 दिन तक लघुत्तर अवकाश एवं अधिक अवकाश यदि आवेदित किया जाए तो स्वीकृत किया जा सकता है प्रसूति अवकाश के साथ में। सरोगेसी के मामले में सरोगेट मां के साथ 2 से कम जीवित संतानों वाली कमीशनिंग मां को 180 दिनों का मातृत्व अवकाश निम्नांकित प्रतिबंध के अधीन दिया जा सकता है यदि उनमें से कोई एक या दोनों शासकीय सेवक है। कमीशनिंग मां को प्रसूति अवकाश की पात्रता संतान के उत्पन्न होने की तिथि से होगी। कहने का मतलब ये है कि 180 दिन का मातृत्व अवकाश दिया जाएगा। सरोगेसी मतलब वो होता है, सरोगेसी खुद गर्भ धारण नहीं कर सकते तो सरोगेट मदर को अपने बच्चों को पैदा करने के लिए अधिकृत करती है। वह होती है, एक सरोगेट मदर होती है, कमीशनिंग माँ होती है। मतलब कमीशनिंग माँ जो है गर्भ धारण नहीं कर सकती, इसलिए वह एक सरोगेट मदर हायर करती है, ये अपन कह सकते हैं। तो उसमें यदि एक या दोनों शासकीय सेवक हैं तो ये दिया जा सकता है। और जो कमीशनिंग माँ होती है उसको प्रसव होने के बाद जो है इसकी पात्रता होती है, और अगर सरोगेट मदर जो है शासकीय सेवक हैं तो उसको जो है प्रसूति शुरू होने से पहले ही मातृत्व अवकाश का जो है लाभ दिया जा सकता है। यहाँ पे स्पष्ट किया है, सरोगेट माँ से विपरीत वह महिला जो कमीशनिंग माँ की ओर से संतान को जन्म देती है। अब बात करते हैं नियम क्रमांक 37 प्रत्युत अवकाश। पुरुष शासकीय सेवक को जिसकी 2 से कम जीवित संतान हो, उसकी पत्नी के प्रसव होने की संभावित तिथि के 15 दिन पूर्व या प्रसव की तारीख से 6 माह तक की अवधि में 15 दिनों का प्रत्युत अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। प्रत्युत अवकाश जो है 15 दिन का स्वीकृत होता है। इस अवकाश की स्वीकृति के लिए शासकीय सेवक से चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं की जाती। प्रत्युत अवकाश आकस्मिक अवकाश के अलावा किसी अन्य अवकाश के साथ जोड़ा जा सकता है। अवकाश काल में शासकीय सेवक को अवकाश पर जाने के पूर्व प्राप्त वेतन के बराबर अवकाश वेतन देय होगा। इस अवकाश को अवकाश लेखा में विकलित नहीं किया जाएगा। उपनियम 1 में वर्णित अवधि में अवकाश न लेने में अवकाश का अधिकार राजसात हो जाएगा। मतलब कि यदि अवकाश में नहीं लेता है तो फिर वह जो है अवकाश जो है उसका खत्म कर दिया जाएगा। सरोगेसी के द्वारा जन्मे संतान कमीशनिंग पिता जो शासकीय सेवक हो तथा जिसकी 2 से कम जीवित संतानों को 6 महीने के भीतर 15 दिनों का प्रत्युत अवकाश दिया जाएगा। मान लो सरोगेसी के माध्यम से होता है तो जो कमीशनिंग पिता है वह है जैसे कि सरोगेसी के द्वारा जन्म संतान के पिता मतलब कि जन्म होने के बाद 15 दिनों का जो है प्रत्युत अवकाश जो है दिया जा सकता है। प्रत्युत अवकाश सामान्यतः अस्वीकार नहीं किया जाएगा। कमीशनिंग फादर से विपरीत है वह पुरुष जो सरोगेसी के माध्यम से संतान का पिता होता है। अब देखते हैं नियम क्रमांक 38 दत्तक संतान ग्रहण करने के लिए प्रत्युत अवकाश। पुरुष शासकीय सेवक को 2 से कम जीवित संतान होने तथा 1 वर्ष से कम आयु की संतान गोद लेने पर 1 वर्ष से कम आयु की संतान होना चाहिए। गोद लेने की अवधि से 6 माह के भीतर 15 दिवस का प्रत्युत अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। विविध अवधि में अवकाश का लाभ नहीं ली जाने पर यह अवकाश व्यपगत माना जाएगा, मतलब कि खत्म हो जाएगा अवकाश। कहने का मतलब यह है कि 2 से कम जीवित संतान हो, 2 से कम संतान होना चाहिए और 1 वर्ष से कम आयु के संतान को गोद लेना चाहिए तो 15 दिन का प्रत्युत अवकाश मिल जाता है गोद लेने के 6 माह के भीतर। यदि पालन पोषण संबंधी देख रेख फॉस्टर केयर के बाद गोद लेना वैध रूप से ना हो तो लिया गया प्रत्युत अवकाश अन्य उपबंध अवकाश से संयोजित कर ली जाए। कहने का मतलब ये है कि जो फॉस्टर केयर जो होता है, जो नियम चलते हैं उस हिसाब से मान लीजिए गोद लेना समय नहीं हो पाया है तो जो ये जो अवकाश ये लेते हैं उसको अन्य प्रकार के अवकाश में जो सम्मिलित कर लिया जाएगा। नियम क्रमांक 39 दत्तक संतान ग्रहण अवकाश। महिला शासकीय सेवक को संतान दत्तक लेने पर दत्तक ग्रहण अवकाश निम्नलिखित शर्तों का अधीन प्रदान किया जाएगा। दत्तक संतान ग्रहण अवकाश ऐसी दत्तक ग्रही माता को अनुज्ञेय नहीं होगा जिससे दत्तक लेते समय पहले से ही 1 से अधिक जीवित संतान, मतलब दत्तक कोई ले रहा है लेकिन उसको अवकाश तब नहीं दिया जाएगा जब उसकी 1 से अधिक मतलब कि 2 संतान हो, तब नहीं दिया जाएगा। ये सुविधा 2 संतान दत्तक ग्रहण तक ही अनुज्ञेय होगी। मतलब कि अगर आप दत्तक भी ले रहे हो तो एक आपने दत्तक ले लिया, दूसरा आपने दत्तक ले लिया, वहां पर ही आपको ये अवकाश मिलेगा। तीसरे दत्तक पे जो आपको अवकाश नहीं मिलेगा। दत्तक संतान ग्रहण अवकाश दत्तक के लिए संतान की आयु 1 वर्ष की होने तक प्रदान किया जाएगा। मतलब कि जो संतान को दत्तक ले रहे हो 1 वर्ष की होने तक ही प्रदान किया जाएगा। दत्तक संतान ग्रहण अवकाश अधिकतम 70 दिवस की सीमा के अधीन दिया जाएगा। उपनियम 5 में बताया गया है दत्तक संतान ग्रहण अवकाश की निरंतरता में दत्तक ग्रही माता को दत्तक के लिए संतान की 1 वर्ष की आयु के
आयु की सीमा के दिन 1 वर्ष की कालावधि तक के लिए अन्य प्रकार का देय और अनुज्ञा अवकाश यदि आवेदन किया है प्रदान किया जा सकता है। मतलब कहने का मतलब ये कंटिन्यू 1 साल तक भी दिया जा सकता है, लेकिन यदि आवेदित करते हैं कि दत्तक ग्रहण के साथ में अन्य प्रकार के अवकाश जोड़े जाएं तो दत्तक संतान ग्रहण अवकाश की कालावधि के दौरान उसे अवकाश में प्रस्थान करने के ठीक पूर्व प्राप्त होने वाले वेतन के समान अवकाश वेतन देय होगा। वेतन वैसे ही मिलेगा जैसा उसको मिल रहा होता है। दत्तक संतान ग्रहण अवकाश लेखे में विकलित नहीं किया जाएगा। अब देखते हैं नियम क्रमांक 40, संतान पालन अवकाश। इन नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए महिला शासकीय सेवक अथवा एकल पुरुष शासकीय सेवक को सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसके संपूर्ण सेवा काल के दौरान उसकी 2 ज्येष्ठ जीवित संतान की देखभाल, चाहे वह पालन पोषण के लिए हो अथवा उनकी सेवा उनकी किसी भी जरूरत जैसा कि शिक्षा, बीमारी ऐसे जरूरत के लिए अधिकतम 730 दिन की कालावधि का संतान पालन अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा। कहने का मतलब ये है कि जो संतान पालन अवकाश है वह महिला शासकीय सेवक या एकल पुरुष शासकीय सेवक को 730 दिन की कालावधि के लिए जो संतान पालन अवकाश दिया जा सकता है। अवकाश का अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकेगा। और यहाँ पर जो संतान से अभिप्राय है इसमें 3 काम में दिया हुआ है कि संतान से अभिप्राय 18 वर्ष से आयु से कम की संतान को संतान कहा गया है। वहीं अगर संतान निशक्त में आती है, निशक्ता की स्थिति में आती है तो वह 22 वर्ष से कम की होना चाहिए। नियम 4 में बताया गया है उपने एक दिन किसी महिला शासकीय सेवक अथवा एकल पुरुष शासकीय सेवक संतान पालन अवकाश स्वीकृत निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी। इसमें कुछ जो है शर्तें दी गई हैं। यह एक कैलेंडर वर्ष में 3 बार से अधिक के लिए स्वीकृत नहीं की जाएगी। एकल महिला शासकीय सेवक को एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 6 बार स्वीकृत किया जा सकेगा। एक बार में 5 दिवस से कम के लिए देय नहीं होगा। यदि स्वीकृत की गई वार्षिक कालावधि आगामी कैलेंडर वर्ष में भी जारी रहती है तब बारी की गणना ऐसे नहीं करते कैलेंडर वर्ष में की जाएगी जिसमें कि अवकाश का आवेदन किया गया है अथवा जिसमें आवेदन किए गए अवकाश का अधिक भाग आता है। कहने का मतलब ये है कि यदि कोई संतान पालन अवकाश लेता है और उसके बाद जो है नेक्स्ट वाले जो कैलेंडर ईयर में भी उसकी स्थिति जाती है तो फिर या तो स्वीकृति किया गया है तब या फिर आवेदन किए गए अवकाश का जिसमें अधिक भाग जाता है वहां पर उसको जो है गणना की जाएगी। और यहाँ कैलेंडर वर्ष से विपरीत है 1 जनवरी से प्रारंभ होकर 31 दिसंबर तक की कालावधि। यह सामान्य रूप से परीक्षक कालावधि के दौरान स्वीकृत नहीं किया जाएगा तथापि विशेष परिस्थितियों में यदि परीक्षा कालावधि के दौरान अवकाश स्वीकृत किया जाता है तो परीक्षा की अवधि स्वीकृत अवकाश की उस कालावधि के बराबर अवधि तक के लिए बढ़ा दी जाएगी जिसके लिए अवकाश स्वीकृत किया गया है। संतान पालन अवकाश की कालावधि के दौरान प्रथम 365 दिवस के लिए अवकाश वाले मास के ठीक पूर्ववर्ती मास में आहरित वेतन का 100% तथा अगले 365 दिवस के लिए 80% अवकाश का वेतन का भुगतान किया जाएगा। संतान पालन अवकाश किसी अन्य प्रकार का अवकाश से संयोजित किया जा सकता है। इस अवकाश का लेखा प्रपत्र 5 अनुसार पृथक से संधारित किया जाएगा तथा संबंधित शासकीय सेवक की सेवा पुस्तक में इसकी प्रविष्टि की जाएगी। संबंधित शासकीय सेवक को प्रपत्र 5 अवकाश हेतु सामान्यतः 3 सप्ताह पूर्व आवेदन देना होगा। यहाँ पे स्पष्टीकरण दिया हुआ है। एकल पुरुष का मतलब ये है जो एकल पुरुष अविवाहित या विधुर है। सरोगेसी के मामले में 2 से कम जीवित संतान वाली कमिश्निंग माँ को संतान पालन अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। कमिश्निंग माँ से विपरीत है सरोगेसी के माध्यम से पैदा हुई संतान की माँ। ये हो गया आपका नियम 21 से लेकर 40 तक का। शेष 41 से लेकर 60 तक के नियम जो है अगले वीडियो में आपको मिलेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।